वेलकम बैक। मेरा नाम ध्रुव शेट्टी है। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर और कुछ देखेंगे और एक नया टॉपिक पीरियोडिसिटी के साथ शुरू करेंगे। पीरियोडिसिटी शुरू करने से पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक क्विक रिवीजन करना होगा और कई सारे और चीज़ें भी देखना पड़ेगा। तो शुरुआत से हम पिछले वीडियो में हमें देखा था कि एक एटम में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सिर्फ एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन्स वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं और न्यूट्रॉन्स के पास कोई नहीं चार्ज होता। तो हम बताएं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक न्यूक्लियस में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर एक ऑर्बिटल पाथ में चलते रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं नील बोर ने इस मॉडल ने प्रस्ताया। तो आज हम क्या नए सीखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले आप ये मॉडल देख सकते हैं यहाँ। तो ये क्या है? तो ये श्रोडिंगर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल है जो बताता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और स्पीड कई समय में हमें नहीं पता हो सकता। इसके लिए एक समय में दो इलेक्ट्रॉन्स एक प्रोबेबल रीजन में हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबल रीजन्स को हम एक ऑर्बिटल बताते हैं। तो यहाँ बताता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मतलब इस रीजन में एक दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जिनके पास एक ऑपोजिट स्पिन हो सकता है। इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि नील बोर ने एक प्लानिटरी मॉडल प्रस्ताया जहां हर एक इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रहता है। लेकिन ये मॉडल गलत था क्योंकि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने प्रस्ताया कि हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पीड और पोजीशन हमें एक समय में नहीं पता हो सकता। इसके लिए ये मॉडल गलत था। तो श्रोडिंगर ने इस थियरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बनाया जहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में एक प्रोबेबल रीजन में हो सकते हैं। तो ये प्रोबेबल रीजन्स हम एक ऑर्बिटल के नाम से बुलाते हैं। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि बोर का मॉडल या प्लानिटरी मॉडल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल कितना अलग है। जब श्रोडिंगर ने उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बनाया उन्होंने कई सारे ऑर्बिटल्स के एक नाम दिए थे। तो एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल के नाम से ये सारे ऑर्बिटल्स थे। तो ये ऑर्बिटल्स एक प्रोबेबल रीजन्स हो सकते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन्स जीते हैं। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल है। ये एक स्फीयर जैसे शेप है जहाँ टू इलेक्ट्रॉन्स एक ऑपोजिट स्पिन के साथ चलते रहते हैं और घूमते रहते हैं। नेक्स्ट आता है पी ऑर्बिटल जहाँ तीनों एक्सिस में z, y और x एक्सिस में एक ऑर्बिटल रहता है जहाँ दो इलेक्ट्रॉन्स हर एक एक्सिस में घूमते रहते हैं एक ऑपोजिट स्पिन के साथ। ऐसे ही d और f ऑर्बिटल्स में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अलग अलग एक्सिस में रहते हैं। तो इसके साथ ही हमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया मिलता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं और कभी। तो श्रोडिंगर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो हमें समझना चाहिए कि एस ऑर्बिटल में या एक स्फीयर में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जहाँ की पी ऑर्बिटल में पी एक्स, पी जेड और पी वाई एक्सिस में छः इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स में 10 और एफ ऑर्बिटल्स में 14 हो सकते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल या स्ट्रक्चर या कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लिथियम। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। तो ये क्या है? तो 1s द फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ s ऑर्बिटल हो सकता है या सिर्फ s ऑर्बिटल बढ़ सकता है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में। इसके लिए 1s2। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एनर्जी लेवल का s ऑर्बिटल का वैकेंसी बढ़ चुका है। इसके लिए हम सेकेंड एनर्जी लेवल का s ऑर्बिटल में जाते हैं। तो इसके लिए 1s2 2s1।
अगर हम नियॉन का एग्जांपल लें तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ 1s2 2s2 और 2p6 का ऑर्बिटल बढ़ चुका है। इसके लिए ये नियॉन नॉन रिएक्टिव है और कंप्लीटली स्टेबल एलिमेंट है। आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा अलग होता है। तो एग्जांपल लेते हैं Na+ का इलेक्ट्रॉन काउंट 10 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6। Na का 3s1 का ऑर्बिटल हमें उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया क्योंकि एक आयन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट अभी 10 है। जब ओरिजिनली वो 11 था, अभी 10 है, तो एक आयन बन चुका है। इसके लिए हम 3s1 का एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर 1s2 2s2 2p6 जैसे लिखते हैं Na+ के लिए। अगर हम एक नेगेटिव आयन लें Cl-, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट 18 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p5 से 3p6 बढ़ चुका है। हमने 3p का ऑर्बिटल में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया। ऐसे आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलते रहता है उसका चार्ज के साथ साथ। एक नया एग्जांपल लेते हैं, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके साथ साथ सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन्स हर एक ऑर्बिटल में होता है। तो हमें समझना चाहिए कि सोडियम का फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है। इसके लिए हम थर्ड एनर्जी लेवल पे जाते हैं। तो हमें पता होगा कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, p ऑर्बिटल में 6, d ऑर्बिटल में 10 और f ऑर्बिटल में 14 हो सकते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल में सिर्फ s ऑर्बिटल हो सकता है। सेकेंड एनर्जी लेवल में s और p ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तीसरा एनर्जी लेवल में s, p और d ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। और फोर्थ एनर्जी लेवल में s, p, d और f ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। इस डायग्राम में ऑफबर्ग का प्रिंसिपल दिखाया गया है। तो हम इस डायग्राम को देखकर समझ सकते हैं कि सबसे पहले 1s का शेल और एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल और एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई हो चुका है। उसके बाद 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, इसके साथ साथ डायगनली चलते जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं तीसरा एनर्जी लेवल का d ऑर्बिटल 4s के बाद बढ़ चुका है। तो ये क्यों होता है? तो हमें समझना चाहिए कि जब एनर्जी लेवल्स बढ़ता जाता है और ऑर्बिटल्स भी बढ़ते जाते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कम होता जाता है। तो कई बार ये ऑर्बिटल्स और एनर्जी लेवल्स मर्ज होते हैं या ओवरलैप होते हैं। इसके लिए 4s का ऑर्बिटल 3d के पहले आता है। तो ऐसे ही ये एक एक्सेप्शन है जो ऑफबर्ग का प्रिंसिपल हमें बताता है। इसके साथ हम पीरियोडिसिटी के साथ शुरू कर सकते हैं। तो पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी पीरियोडिक टेबल्स के ट्रेंड के बारे में बात करता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल का बहुत इस्तेमाल करना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। तो हम पीरियोडिक टेबल का कई सारे फीचर्स देखेंगे अभी। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स होते हैं। तो ग्रुप्स जैसे हम लेफ़्ट राइट जाते हैं तो उसका हर एक एलिमेंट का वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाते हैं। पीरियड्स में हमें पता चलता है कि एक एलिमेंट में कितना एनर्जी लेवल्स होते हैं। सोडियम में ग्रुप 1 में पीरियड 3 में 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे हमें पता चलता है कि हर एक एलिमेंट का एनर्जी लेवल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी पता होता है। पीरियोडिक टेबल एक मेथड से कैटेगराइज हुआ है। तो ग्रुप्स 1 और 2 s ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ग्रुप्स 13 से 18 p ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं।
ग्रुप 6 और 7 लैक्टेनॉइड और एक्टेनॉइड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और ग्रुप्स 3 से 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। आज हमें पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स सब मेटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है और ये सब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कई सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि मेटलॉइड्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और डोनेट भी करते हैं। कई सारे मेटल्स जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम ऐसे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स को दोनों एक्सेप्ट करते हैं और डोनेट भी करते हैं। दूसरा एक्सेप्शन होता है कार्बन। कार्बन का एक नया केमिस्ट्री का ब्रांच होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बनाया गया है क्योंकि एक रीज़न है कि कार्बन यानी एक्सेप्ट करता है या भी डोनेट करता है। तो शुरू करते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स के साथ। सबसे पहले हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ शुरू करेंगे। तो पहला फिज़िकल प्रॉपर्टी होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो न्यूक्लियस, एक एटम का न्यूक्लियस, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है। इसके साथ हर एक इलेक्ट्रॉन उसका फिक्स्ड रीजन में रहता है और दूसरे एनर्जी लेवल्स में जाता नहीं है। इसके साथ साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पीरियड के लेफ्ट राइट से बदलते रहता है और बढ़ता जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप से वर्ट अप टॉप टू बॉटम सेम रहता है, बदलता नहीं है। अगर हमें एक एटम या एलिमेंट का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जानना हो तो हम उसका शील्डिंग इफेक्ट को समझना चाहिए। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या है? तो अगर हम सोडियम का एग्जांपल लें तो ये फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल थर्ड एनर्जी लेवल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल में है वो तीसरा एनर्जी लेवल को रिपेल करता है, क्योंकि लाइक चार्जेस या नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करता है एक दूसरे से। तो जो एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट हैं वो वैलेंस शेल को रिपेल करता है। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पर अप्लाई करेंगे तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस केस सोडियम के केस में 11, और फर्स्ट और सेकंड शेल का टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके हिसाब से 10, 11 माइनस 10 1 होता है। तो इस सोडियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज +1 होता है। अब हम तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे और ये है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस एक एटम का न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक रेडियस है। तो यह हमें बताता है कि एक एटम का रेडियस कितना है, नाम से ही। तो एटॉमिक रेडियस कैसे बदलता है? सबसे पहले एटॉमिक रेडियस एक एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से बदलता है। सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि पीरियड लेफ्ट राइट से एक एटम या एलिमेंट्स के न्यूक्लियर चार्ज एनर्जी लेवल्स सेम रहता है, बदलते नहीं हैं। इसके लिए जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ता है, उसका एटॉमिक रेडियस कम होता रहता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं Na लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में और Cl राइट मोस्ट एलिमेंट है आर्गॉन के बदले। तो अगर हम इसका एटॉमिक रेडियस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सोडियम का एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ा है जब हम कंपेयर करते हैं Cl के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं कि Cl के पास एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इसके लिए इसका रेडियस सोडियम से कम है। अगर हम ग्रुप के हिसाब देखेंगे तो एक लिथियम और सीजियम का एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि लिथियम का एटॉमिक रेडियस 167 पिकोमीटर्स है, सीजियम का एटॉमिक रेडियस 298 पिकोमीटर्स है। तो ये क्यों होता है? ऊपर से नीचे हमें याद रखना चाहिए कि एक ग्रुप का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सेम ही रहता है, बदलता नहीं है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं उसका ऑर्बिटल्स बढ़ता जाता है। तो लिथियम और सीजियम में उसका ऑर्बिटल्स या एनर्जी लेवल डिफरेंस भी बहुत बड़ा है। इसके लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होता जाता है
और उसका साइज़ या रेडियस भी बढ़ता जाता है जब हम ऑर्बिटल्स ऐड करते हैं। इसके लिए ऊपर से नीचे या ग्रुप वाइज एक एलिमेंट या एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस बढ़ते जाते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए, एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम बढ़ते रहता है, लेफ़्ट टू राइट कम होते जाता है। तो अब हम चलते हैं आयोनिक रेडियस के लिए। आयोनिक रेडियस एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है। ये आयन्स का रेडियस के बारे में बात करता है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि एक आयन का न्यूक्लियस से उसका वैलेंस शेल तक डिस्टेंस हम आयोनिक रेडियस बताते हैं। तो आयोनिक रेडियस लेफ़्ट राइट भी कम होते जाता है। एक बार एक छोटा सा गैप होता है ग्रुप 14 से ग्रुप 15, जहाँ आयोनिक रेडियस थोड़ा बढ़ता है, लेकिन उसके बाद ग्रुप 15 से ग्रुप 18 वापस कम होते जाता है। यहाँ भी टॉप टू बॉटम आयोनिक रेडियस बढ़ते जाता है। अगर हम आयोनिक रेडियस का एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं एक Cl एक नॉर्मल आयन, एक नॉर्मल एटम है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक उसका वैलेंस शेल में ऐड करेंगे तो उसका आयोनिक रेडियस 181 पिकोमीटर से को बढ़ता है। तो अब देख सकते हैं जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंस शेल पर ऐड करते हैं तो उसका एंटायर शेप बदलता रहता है और उसका साइज भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्सेस शील्डिंग इफेक्ट के कारण से बढ़ता जाता है। तो देखते हैं हमारा अगला फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी वही एनर्जी होता है जो हमें ज़रूरी होता है जब हमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक गैसियस एटम से निकालना हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस इमेज से, जब एक गैसियस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है। अगर हम एक पीरियोडिक टेबल में देखें तो लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। ये क्यों होता है? तो हमने देखा था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लेफ़्ट राइट भी बढ़ता जाता है। तो एक एटम या एलिमेंट का न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन वो भी बढ़ता जाता है। तो जो एनर्जी ज़रूरी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक आउटर मोस्ट वैलेंस शेल से, वो भी बढ़ता जाता है, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस से वैलेंस शेल तक है वो भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर हम ग्रुप वाइज देखेंगे टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी कम होते जाता है। तो हमने देखा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। तो एटॉमिक रेडियस ही बढ़ता जाता है। इसके लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल वो भी कम होते जाता है, क्योंकि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वैलेंस शेल भी बढ़ता जाता है। इसके कारण एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वैलेंस शेल से वो भी काफ़ी आसान होता है। इसके लिए जो एनर्जी ज़रूरी है वो भी कम होता जाता है। तो ये रहा आज का वीडियो। हमने बहुत कुछ किया है, जैसे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, आयोनिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये सारे ट्रेंड्स पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं और हम आज भी देख सकते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो तो आप रिवाइज करते समय आप ये सब ट्रेंड्स भी देख सकते हैं। अगर हम एक्चुअल वैल्यूज़ कंपेयर करें तो हम ये कॉन्सेप्ट भी और ज़्यादा समझ सकते हैं। तो अगर अगले आने वाले वीडियोस में हम और बहुत कुछ ट्रेंड्स देखने वाले हैं, और हम ट्रांजिशन मेटल्स भी का ट्रेंड्स भी देखने वाले हैं, जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी आने वाला है। तो उसके पहले अब मैं एक रिकमेंडेशन दूँ तो आप सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करके तैयार आ जाओ, क्योंकि हर एक टॉपिक पीरियोडिसिटी के बाद भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करता है। ये टॉपिक काफ़ी आसान है समझने के लिए, लेकिन प्रैक्टिस करने में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप अपने समय में एक पीरियोडिक टेबल का एक एलिमेंट लेकर आप उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो और इसका आयन के लिए भी, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो डेफिनेट लाइक कीजिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।